गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एएम रिसीवर के बारे में डिस्कस किया था। तो एएम रिसीवर हमने टू टाइप्स के डिस्कस किए थे। सबसे पहले टीआरएफ, उसके बाद में सुपर हेटेरोडाइन। तो टीआरएफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या उत्पन्न होती थी? सिलेक्टिविटी की, जिसके कारण क्या उत्पन्न होती थी? क्रॉसटॉक या डिस्टोरेशन उत्पन्न होती थी। तो उस क्रॉसटॉक या डिस्टोरेशन को दूर करने के लिए हमने सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का प्रयोग किया था। तो जो आपका सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर था उसमें क्या है कि हेटेरो का मतलब होता है कि वहाँ पर एक सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी और लोकल फ्रीक्वेंसी को मिक्स करना होता है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया था? मिक्सर प्रयोग किया था और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी निश्चित की थी। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी निश्चित होने के कारण और बैंडविड्थ भी एएम की निश्चित होने के कारण क्या होता है कि सिलेक्टिविटी फिक्स हो जाती है। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी इमेज फ्रीक्वेंसी की। तो इमेज फ्रीक्वेंसी को दूर करने के लिए हमने वहाँ पर गैंग ट्यूनिंग करवाई थी। ठीक है, तो वो क्या था? एएम रिसीवर था। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एफएम रिसीवर के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए एफएम रिसीवर। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है, आपने यहां पर लगा दिया ट्रांसमीटर। ठीक है, और ये है आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रांसमीटर एंटीना। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आपके पास क्या है? आरएफ एम्पलीफायर। क्या है? आरएफ एम्पलीफायर। इससे यहां पर क्या कनेक्ट रहेगा? आपका रिसीवर एंटीना। ये आपका रिसीवर एंटीना। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आप कोई भी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करोगे, इसकी क्या? एफएस, सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी एफएस। और यहां से हम एक मिक्सर कनेक्ट कर देते हैं। मिक्सर और मिक्सर से आप यहां पर लोकल ऑक्सीलेटर कनेक्ट करोगे। लोकल ऑक्सीलेटर। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैं मान लेता हूं क्या है? एफएल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। एफएस और इसकी क्या है? एफएल है। ठीक है, तो यहां पर दोनों का क्या होगा? कंपैरिजन होगा। किस भी मिक्सर में। तो यहां से आपको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। ठीक है, क्या प्राप्त होगी? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आपने यहां पे क्या लगा दिया? एम्पलीफायर। ठीक है, तो जो आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होगा यहां पर, वो आपका फिक्स होगा। वो कितना होगा? 10.7 मेगा हर्ट्ज। ठीक है ना, ध्यान में रखना है इस बात को। जो आपकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होगी यानी एफएल माइनस एफएस बराबर क्या होगा? 10.7 मेगा हर्ट्ज। उसके बाद में यहां पर बात करें यदि हम नेक्स्ट पार्ट की, तो हम यहां पर लगाएंगे लिमिटर। ठीक है, तो यहां पर हम संयोजित करेंगे लिमिटर। अब लिमिटर का क्या कार्य होगा कि
आपकी जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है उसमें एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है, यानी आयाम परिवर्तित होता है। तो उस एम्पलीट्यूड वेरिएशन को लिमिट करने के लिए यहाँ पर लिमिटर का प्रयोग किया जाएगा, जो एक क्लिपिंग सर्किट का प्रयोग की तरह जो एक क्लिपिंग सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। यानी जब नेक्स्ट लेवल पे आप किसी भी सिग्नल को डीमोड्यूलेट करते हो तो वहां पर यदि आयाम परिवर्तित होता है तो उसे लिमिट कौन करेगा? लिमिटर करेगा। ठीक है। उसके बाद में यहां पर आप क्या कनेक्ट करेंगे? डीमोड्यूलेटर, या आप कह सकते हो कि डिटेक्टर। ठीक है। तो मैंने यहां पर डिटेक्टर से योजित करेंगे। ठीक है। उसके बाद में यहां पर मैं डी एम्फेसिस नेटवर्क प्रयोग करूंगा। डी एम्फेसिस नेटवर्क। डी एम्फेसिस नेटवर्क क्या करता है कि जो आपका ऑडियो सिग्नल प्राप्त होता है, ठीक है, आपका जो ऑडियो सिग्नल प्राप्त होता है उस ऑडियो सिग्नल में क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी का जो आयाम होगा यानी एम्पलीट्यूड होगा उसको क्या करेगा? ये हमेशा लिमिट करेगा, एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, ये कह सकते हो आप। तो डी एम्फेसिस नेटवर्क होगा वो आपका हमेशा रिसीवर साइड में लगाया जाएगा, और प्री एम्फेसिस नेटवर्क होगा वो किस साइड में लगाया जाएगा? ट्रांसमिटिंग साइड में लगाया जाएगा। ठीक है। वहां पर तो वो क्या करेगा कि ऑडियो सिग्नल में जो हाई फ्रीक्वेंसी है उनके एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा, जबकि यहां पर हमें क्या करना है? उसे कम करना है, क्योंकि उसे टोनल बैलेंस किया जाना चाहिए। नहीं तो म्यूजिक में क्या उत्पन्न हो जाती है? ट्रबल उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर डी एम्फेसिस नेटवर्क है, इसका प्रयोग जो आपका ऑडियो सिग्नल है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को रिमूव करना होता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपका जो टोनल बैलेंस होता है, कोई भी म्यूजिक है उसकी टोन है वो नियंत्रित हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है कि वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, और जब आप उस म्यूजिक को सुनते हो तो आपको भी उससे मतलब इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू है कहीं पर ज़्यादा होगा कहीं पर कम होगा, जो हमारे ईयर्स को क्या है पसंद नहीं रहता है। तो इसमें भी क्या करता है कि वो उसकी टोन होती है उसे क्या करता है? बैलेंस करता है। ठीक है। डी एम्फेसिस नेटवर्क के बाद में यहाँ पर हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है। और ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के बाद में यहाँ पर आपका क्या कनेक्ट किया जाता है? स्पीकर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। ये आपका स्पीकर है। ठीक है। तो ये क्या है? इसका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है। अब हम एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीवर एंटीना के मध्य फ्री स्पेस रहता है। क्या रहता है? फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस है और इसमें जो वेव्स होती है वो कौन सी होती है? सिग्नल किस फॉर्म में होता है? EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है। ठीक है ना, EM। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका रिसीवर एंटीना होता है उसका कार्य क्या रहता है? ठीक है। सबसे पहला हम देखते हैं रिसीवर एंटीना। जो रिसीवर एंटीना होता है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो सिग्नल है या मैसेज है उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में परिवर्तित करना होता है।
तो हम क्या लिखेंगे, रिसीवर एंटीना का कार्य विद्युत चुंबकीय रूप में प्राप्त सिग्नल को विद्युतीय रूप में परिवर्तित करना होता है। किस फॉर्म में, विद्युतीय फॉर्म में परिवर्तित करना होता है। उसके बाद में देखिए कि यहां पर जो आरएफ आपका एम्पलीफायर है, आरएफ एम्पलीफायर, ठीक है। तो आरएफ एम्पलीफायर का सबसे पहला कार्य क्या है यहां पर, कि जो सिग्नल प्राप्त है उसको एम्पलीफाई करना। पहला कार्य इसका क्या होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई यानी प्रवर्धित करना। और दूसरा ट्यून सर्किट की तरह व्यवहार करता है, ट्यून सर्किट की तरह व्यवहार करता है। यानी कोई निश्चित फ्रीक्वेंसी होगी उसे क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। जैसे आपका एफएम है, ठीक है, तो आपका जो एफएम है उसका जो बैंड होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। तो वो बैंड कहां से कहां होता है, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज हो सकती है, ठीक है। अब इसकी जो बैंडविड्थ होती है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है आपकी, 200 किलो हर्ट्ज होती है। क्या होता है, 200 किलो हर्ट्ज होता है। तो यहां पर आरएफ एम्पलीफायर है वो सिग्नल को एम्पलीफाई कराएगा, दूसरा ट्यून सर्किट की तरह व्यवहार कराता है, यानी इसमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की जाएगी। जैसे इसमें से आपने 100 मेगाहर्ट्ज क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी लोकल ऑक्सीलेटर की, तो उसकी होगी 110.7, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए यहाँ पे 10.7 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है इस बात को कि यहां से आप जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग लोकल ऑक्सीलेटर की होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप मिक्सर का जो आउटपुट होगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वो कितना होना चाहिए 10.7 होना चाहिए। जब 10.7 होगा, जब आप इसका क्वालिटी निकालोगे, ठीक है, तो Q फैक्टर हमेशा क्या रहेगा इसका, नियत। जैसे Q इक्वल टू क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे बैंडविड्थ होता है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी यहां पर क्या है 10.7 है, बैंडविड्थ क्या है आपकी 200 किलोहर्ट्ज है। तो इसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, बेस्ट होगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसलिए जो ये सर्किट है आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सर और लोकल ऑक्सीलेटर,
और इंटरमीडिएट ये किसके समान है, आपका सुपर हेटेरोडाइन के ही समान होता है, तो इसकी सिलेक्टिविटी क्या रहती है, बेस्ट रहती है। ठीक है, तो यहां पर कभी कभार क्या है, इमेज फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होने की समस्या रहती है, तो उस इमेज फ्रीक्वेंसी को दूर करने के लिए हम यहां पे किसका प्रयोग करते हैं, गैंग का। किसका प्रयोग करते हैं, गैंग का, गैंग ट्यूनिंग, गैंग ट्यूनिंग। ठीक है, या आप कह सकते हो कि जो उसका अल्फा का मान होता है, यानी कि इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो होता है, उसको कम से कम रखा जाता है। तो ये आपका क्या हो चुका है, आरएफ एंटीना, सॉरी रिसीवर एंटीना और आरएफ एम्पलीफायर। ठीक है, इसके बाद में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होगा, ये क्या करेगा, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। इस सिग्नल को तो एम्पलीफाई कर देगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड परिवर्तित होता रहेगा, तो उस एम्पलीट्यूड में जो परिवर्तन होता है उसे लिमिट कौन करता है, लिमिटर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग डालिए लिमिटर। लिमिटर, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिमिटर के लिए है कि लिमिटर आपका क्या होता है, क्लिपिंग सर्किट होता है। लिमिटर, लिमिटर क्लिपिंग सर्किट की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, क्लिपिंग सर्किट की तरह व्यवहार करता है। तो क्लिपिंग का मतलब क्या होगा कि जो आपकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होगी, जो आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उसमें आयाम परिवर्तन को रिमूव करता है। तो क्या लिखेंगे हम, लिमिटर, लिमिटर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में आयाम परिवर्तन को रिमूव करता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि लिमिटर क्या करता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में आयाम परिवर्तन को रिमूव करता है, जिससे डिस्टोरेशन लेस डीमॉड्यूलेशन संभव है। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो लिमिटर है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में आयाम परिवर्तन को क्या करता है, रिमूव करता है, जिससे डिस्टोरेशन लेस, यानी किसी भी प्रकार की जो डिस्टोरेशन है वो नहीं होगी, किसमें, डीमॉड्यूलेशन में। या आप कह सकते हो कि आपका एफएम सिग्नल है वो करप्ट होने से क्या है, बच जाता है। ठीक है, तो ये किसका कार्य होता है, लिमिटर का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका डिटेक्टर। तो आपको पता है कि डिटेक्टर या डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से सेपरेट या आप कह सकते हो अलग करता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डी एम्फेसिस नेटवर्क। नेक्स्ट कौन सा है, डी एम्फेसिस नेटवर्क। डी एम्फेसिस, डी एम्फेसिस
नेटवर्क। अब ध्यान में रखना है कि यहां से डिटेक्टर से जो प्राप्त सिग्नल है वो कौन सा है, आपका ऑडियो सिग्नल है। और ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा उसके आयाम को कौन कम करेगा, डी एम्फेसिस नेटवर्क। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि डी एम्फेसिस नेटवर्क, ठीक है, डी एम्फेसिस नेटवर्क ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में उपस्थित हाई फ्रीक्वेंसी आयाम को कम करता है, आयाम को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपका जो भी म्यूजिक है उसकी टोनल क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, जिससे म्यूजिक या स्पीच टोनल बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, टोनल बैलेंस हो जाता है, यानी उसकी टोन क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। अगर प्री एम्फेसिस लगा होता, प्री एम्फेसिस कहां पे लगाया जाता है, ट्रांसमिटिंग साइड में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जबकि प्री एम्फेसिस नेटवर्क ट्रांसमीटर साइड में लगाया जाता है, जो आयाम को बढ़ाता है, आयाम को क्या करता है, बढ़ाता है। और इसके बाद में इसमें क्या है, एक लो पास फिल्टर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, लो पास फिल्टर, जिसका टाइम कांस्टेंट आपका हमेशा रहता है, लो पास फिल्टर का समय नियतांक 75 माइक्रो सेकेंड रहता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ऑडियो एम्पलीफायर है, ये सब पॉइंट्स आपके साथ मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए थे। तो जो यहाँ पर न्यू पॉइंट्स आए हैं उन्हीं के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये है आपका क्या, एफएम रिसीवर। ठीक है, तो हमने एएम रिसीवर के बारे में डिस्कस कर लिया और उसके बाद में एफएम रिसीवर के बारे में डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली मेन पॉइंट यही है कि एफएम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर सकता है या ट्यून कर सकता है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का मान 10.7 मेगाहर्ट्ज रहता है। ठीक है, और इसके अलावा लिमिटर क्या करता है, क्लिपिंग सर्किट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, क्लिपिंग सर्किट का कार्य करता है। ठीक है, और जबकि डी एम्फेसिस होता है, ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी के आयाम को क्या कर देता है, कम कर देता है। और बेसिकली संरचना के रूप में क्या है, आपका जो सुपर हेटेरोडाइन होता है उसके समान ही होता है। थैंक यू।